अगर कोई इंसान नाकामयाबी पे नाकामयाबी झेलने के बावजूद कई हजार करोड़ की बिजनेस एम्पायर बना सकता है, तो फिर आप अपने सपनों को पूरा क्यों नहीं कर सकते। और आज हम डिस्कस करेंगे ऐसे 5 इंडियन बिजनेस ओनर्स के बारे में जो जितनी बड़ी सक्सेस स्टोरीज हैं शायद कभी वो उतनी बड़ी फेलियर स्टोरीज भी थी। और इन 5 की कहानी आपको जरूर प्रेरणा देगी अपने लक्ष्य पे बिना रुके लगातार चलते रहने के लिए। जिंदगी में एक काम हम सब करते हैं, वो क्या है? लक्ष्य निर्धारित करना, गोल सेट करना। और एक बात तय है, आपने जो भी गोल सेट किया है वो गोल आप अचीव करें या ना करें, लेकिन उसके रास्ते में मुश्किलें, फेलियर, डिसअपॉइंटमेंट, नाकामयाबी ये मिलेगी, ये तय है। और बहुत बार हालात ऐसे हो जाते हैं और नाकामयाबी पे नाकामयाबी जब लगातार मिलती है ना, तो ऐसा फील होने लग जाता है शायद कहीं मैं कुछ फंडामेंटली गलत तो नहीं कर रहा, मेरा कुछ बनेगा नहीं बनेगा, होगा या नहीं होगा। मेरे साथ भी ऐसा होता है, आपके साथ भी ऐसा होता है, और मुझे ऐसा लगता है जिंदगी में शायद हर इंसान के साथ ऐसा होता है। और जब जब आपको ऐसा महसूस होता है, तब तक अगर आपको किसी एक ऐसा आदमी जो आपका रोल मॉडल हो, जिसको आप मानते हो, जिसके जैसे आप बनना चाहते हो, अगर आपको ये मालूम चले कि उसके साथ मुझसे भी बुरा हुआ और इससे भी खराब परिस्थितियों से वो गुजरा, और अगर आज वो बना सकता है 10,000 करोड़, 5,000 करोड़, 20,000 करोड़ का एम्पायर, मैं तो खाली यार 1-2 करोड़ ही बनाना चाहता हूं। अगर वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। आज का ये वीडियो आपको वो प्रेरणा देगा कि अगर कोई इंसान नाकामयाबी पे नाकामयाबी झेलने के बावजूद आज कई हजार करोड़ की बिजनेस एम्पायर बना सकता है, तो फिर आप अपने सपनों को पूरा क्यों नहीं कर सकते। और आज हम डिस्कस करेंगे ऐसे 5 इंडियन बिजनेस ओनर्स के बारे में, इन 5 एंटरप्रेन्योर्स के बारे में जो जितनी बड़ी सक्सेस स्टोरीज हैं शायद कभी वो उतनी बड़ी फेलियर स्टोरीज भी थी। और इन 5 की कहानी जो मैं आपको 2-2, 3-3 मिनट में आपको शेयर करूंगा, आपको जरूर प्रेरणा देगी अपने लक्ष्य पे बिना रुके लगातार चलते रहने के लिए। पहले शख्स हैं गौतम अदानी। गौतम अदानी, आज से शायद 8, 10, 15 साल पहले उनके बारे में कोई खास जानकारी भी नहीं थी लोगों को, लेकिन आज वो हिंदुस्तान के पहले 2-3 सबसे अमीर लोगों में आते हैं। गौतम अदानी इज़ ए बिलियनियर, ये सब जानते हैं। ही इज़ फाउंडर ऑफ ए अहमदाबाद मल्टी नेशनल कॉन्ग्लोमरेट जिसका नाम है अदानी ग्रुप। मेन काम जो इनका है वो है पोर्ट डेवलपमेंट, पोर्ट ऑपरेशंस इन इंडिया, राइट। और गौतम अदानी का बिलियनियर बनने का सफ़र बहुत सारी मुश्किलों से और बहुत सारी कठिन परिस्थितियों से निकला। 18 साल की उम्र में उनको गुजरात यूनिवर्सिटी से सेकेंड ईयर में अपनी पढ़ाई छोड़ देनी पड़ी बिकॉज ऑफ टफ फाइनेंशियल सिचुएशन। 1978 में जब वो टीनेजर थे तो वो मुंबई आ गए। कुछ 100 रुपये उनके पास थे और वहाँ उन्होंने काम शुरू किया डायमंड सोर्टर का, राइट। छोटा डायमंड, बड़ा डायमंड, इतने कैरेट उतने कैरेट वाला जो डायमंड होता है ना, उसको वो सोर्टिंग किया करते थे। मन में उम्मीदें बहुत थी क्योंकि बॉम्बे आए थे तो उम्मीद के साथ आए थे। उन्हें लगा मैं अपनी खुद की डायमंड ब्रोकरेज फॉर्म बनाता हूँ। काम शुरू किया लेकिन तजुर्बा नहीं था बिजनेस को चलाने का, इसीलिए वो बिजनेस लगातार लॉस में रहा और ठीक से नहीं चला। तो गौतम अदानी हमेशा एक चीज़ बोलते हैं, जो वो बोलते हैं मैंने काम कर करके अपने तजुर्बे से सीखी है, सक्सेस लाइज इन कॉन्स्टेंट लर्निंग। कामयाबी मिलती है लगातार सीखने से, लगातार बढ़ते रहने से। जो जो उन्होंने सीखा वो अपने अगले फ्यूचर वेंचर्स में अप्लाई करते चले गए, एक के बाद एक चीज़ होती चलेगी। एंड टुडे ही इज़ नॉट ओनली अ बिलियनियर, his net worth is $74 billion. His net worth is 74 बिलियन डॉलर की नेटवर्थ है। $1 बिलियन आप समझिए करीब 7,500 8,000 करोड़ है। तो 74 कितना है आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। फ्रॉम अ डायमंड सोर्टर, डायरेक्टर ऑफ अ मल्टी नेशनल कॉन्ग्लोमरेट, ही फेस लॉट ऑफ हार्डशिप्स एंड चैलेंजेस। दूसरे खास शख्स जिनके बारे में मैं आज ज़रूर बात करना चाहूँगा, वन ऑफ माई पर्सनल फेवरेट, हिज नेम इज़ धीरूभाई अंबानी। एंड धीरूभाई अंबानी की बिगिनिंग आप सबको मालूम है, और आज अंबानी कहाँ है, एवरीबडी नोज इट। सो वेर एवर अंबानी रिलायंस एम्पायर इज टुडे, धीरूभाई अंबानी वॉज द फाउंडर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज। ग्रास रूट लेवल से उन्होंने सब कुछ शुरू किया और सीरीज ऑफ फेलियर्स, लगातार चैलेंजेस को फेस करते चले गए। गुजराती परिवार में जन्म हुआ, 16 साल की उम्र में यमन में नौकरी करने के लिए चले गए। पिताजी टीचर हुआ करते थे, धीरे धीरे मेहनत करते रहे, जॉब्स जो मिले वो करते चले गए और अपने दोस्त चंपक लाल के साथ 15,000 रुपये के साथ में उन्होंने रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन करके कंपनी की स्थापना की। खानदान में कभी किसी ने बिजनेस नहीं किया था,
बिजनेस की उतनी बड़ी समझ नहीं थी। हिंदुस्तान में लाइसेंसी राज हुआ करता था उस समय में, हर चीज़ के लिए आपको लाइसेंसिस और परमिट्स रहा चाहिए होते थे। सब कुछ झेलते चले गए, बढ़ते चले गए। 1965 में धीरूभाई अंबानी और चंपक लाल दमानी, इनके बीच की जो पार्टनरशिप थी वो भी टूट गई, बट ही डिडंट अबैंडन हिज बिजनेस ड्रीम्स, चलते चले गए। 1966 में एक अलग तरह का चैलेंज आया जिसमें उनका कोई हाथ नहीं था। इंडियन रुपी, उसकी वैल्यू नीचे गिरती चली जाती थी, हमारा जो भारतीय रुपया है उसकी वैल्यू गिर रही थी। तो इसकी वजह से उनका जो भी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होता था उनके टेक्सटाइल फैक्ट्रीज का, वो बहुत तेज़ी से बढ़ता चला गया। बट ही कंटिन्यूड, नए नए प्रोडक्ट्स बनाते चले गए, नया नया काम करते चले गए। 1986 में ही गॉट अ स्ट्रोक ऑल्सो, जिसकी वजह से उनका राइट हैंड पूरा पैरालाइज हो गया। लोग बोलते हैं कि स्ट्रेस की वजह से मुझे ऐसा होता है, मुझे वैसा होता है। आपको कितना स्ट्रेस होता है और उससे आपको क्या होता है पता नहीं। उस आदमी के स्ट्रेस की आप कल्पना करिए, स्ट्रेस की वजह से, तनाव की वजह से उनका राइट हैंड पैरालाइज हो गया, लेकिन उसके बाद वो चलते चले गए। जो भी इशू आएगा झेल लेंगे, बढ़ जाएंगे। एंड इस फिलॉसफी जो मैंने उनके जीवन से सीखा है ना, चैलेंजेस आपको तोड़ने के लिए नहीं आते हैं, चैलेंजेस आपको बनाने के लिए आते हैं। आप जहां भी मेरी आवाज़ इस वीडियो के माध्यम से सुन रहे होंगे ना, इस बात को दोहराइएगा कम से कम 3 बार मेरे साथ। चैलेंजेस, मुश्किलें आपको तोड़ने के लिए नहीं आती हैं, मुश्किलें आपको बनाने के लिए आती हैं। मुश्किलें आपको तोड़ने के लिए नहीं आती हैं, मुश्किलें आपको बनाने के लिए आती हैं। मुश्किलें, चैलेंजेस आपको तोड़ने के लिए नहीं आते हैं, मुश्किलें आपको बनाने के लिए आते हैं। आज उनका निधन हुए में भी कई साल हो गए, लेकिन जब तक हिंदुस्तान में और दुनिया में एंटरप्रेन्योरशिप रहेगी, वी विल ऑलवेज रिमेंबर हिज नेम। और जो लेगेसी उन्होंने बनाई, आज उनके बेटे और उनके पोते पोतियां आज उस लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं। और हिंदुस्तान में बिजनेसेस में 2 ही ग्रुप्स की बात की जाती है, टाटा अंबानी, अंबानी एंड टाटा। अंबानी की बात हमने कर ली, टाटा की बात अब करेंगे। और 3 और बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं जो हमारे सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है, उनकी बातें हम करने वाले हैं। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज हिंदुस्तान में सब लोग जानते हैं, और टाटा के साथ साथ एक नाम है जो सब लोग लेते हैं, दैट इज रतन टाटा। आज बहुत सारे लोगों के लिए वो प्रेरणा के स्रोत हैं, और जिस एथिक्स और वैल्यूज के साथ में टाटा ग्रुप बिजनेस करता है, ये हम सब एंटरप्रेन्योर्स को एथिक्स और वैल्यूज और मोरल के साथ बिजनेस करने की प्रेरणा देता है। 1962 में उन्होंने टाटा ग्रुप ज्वाइन किया, और एज ए एमडी ज्वाइन नहीं किया, उन्होंने एज ए लो पेइंग एम्प्लॉय पोजीशन से उसको शुरू किया, और धीरे धीरे करके सब सीखते हुए ऊपर पहुंच गए। बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे, बहुत कुछ सहा, लेकिन एक के बाद बढ़ते चले गए। और टाटा आज क्या नहीं बनाते हैं, राइट। इंडिका कार का जो उनका स्टोरी है वो सब लोग जानते हैं। इंडिका कार उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट माना जाता था कि हिंदुस्तान के अंदर हम ऑटोमोबाइल बनाएंगे। लोगों ने बोला करते थे आपको ट्रक बनाने आते हैं, ट्रक बनाना और कार बनाना दोनों में बहुत फ़र्क होता है। बट वो एक ज़िद्दी किस्म के इंसान थे, एक बार निर्णय ले लिया तो फिर उसको सही साबित करने के लिए कुछ भी करूंगा, ये प्रण लेकर वो आगे बढ़ा करते थे। एक बार परिस्थितियां ऐसी हुई कि ये जो टाटा का पैसेंजर कार डिवीजन था, वो लोग सोच रहे थे इसे बेच दिया जाए, और उन्होंने फोर्ड मोटर कंपनी के सामने उसका प्रस्ताव रखा। और जो फोर्ड के ओनर थे उस समय में, बिल फोर्ड, उन्होंने उनका मजाक उड़ाकर उन्हें वहाँ से वापस भेज दिया, ये बोलकर कि मैं तो तुम पे एहसान करूँगा अगर मैं तुम्हारी कंपनी खरीदूँगा। और पता नहीं क्या हुआ, इधर रतन टाटा ने ये जो ना थी और ये जो उपहास उनका हुआ, ये जो रिजेक्शन और रिडिक्यूल मिला, उन्होंने इसको अपनी ताकत बना लिया और इंडिका पे काम करना शुरू कर दिया। और कमाल का काम हुआ, एंड इंडिका ऑल्सो केम इन टू प्रॉफिट। और आज भी अगर आप देखें तो टाटा हैज़ मेड ए मेजर कम बैक विद इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, राइट। आज टाटा की गाड़ियाँ आज से 5, 7, 10 साल पहले जो होती थी, आज एकदम अलग हैं। और एक समय ऐसा आया, फोर्ड मोटर कंपनी को अपने 2 लग्जरी ब्रांड जैगुआर एंड रेंज रोवर को बेचना पड़ा, और खरीदने वाला कौन था? सेम टाटा। और जिस सेम कंपनी को उन्होंने इंडिका खरीदने से मना कर दिया था, राइट। सो रूल इज़ वेरी सिंपल माय डियर फ्रेंड्स, एक बार निर्णय लेंगे ना तो फिर उस निर्णय पे टिके रहना है और लगातार काम करते चले जाना है। चौथे और 5वें बिजनेस ओनर खास हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, हमने कभी उनके बारे में आज से पहले शायद बात नहीं की। चौथे एंटरप्रेन्योर जिनकी हम आज बात करने वाले हैं, हिज नेम इज नारायण मूर्ति। नारायण मूर्ति को बोला जाता है फादर ऑफ आईटी इन इंडिया। इन्फोसिस के फाउंडर हैं, और बहुत हम्बल बिगिनिंग से उन्होंने काम शुरू किया। आईआईटी से इंजीनियरिंग पूरी करने के बाद नारायण मूर्ति ने जॉब करना शुरू किया IIM अहमदाबाद में एज चीफ सिस्टम प्रोग्रामर। 1970 के दशक में ही थॉट व्हाई नॉट स्टार्ट माय ओन कंपनी। उन्होंने एक कंपनी बना दी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी कॉल्ड सॉफ्ट्रॉनिक्स, राइट। कंपनी चलाना नहीं आता था, बिजनेस करना नहीं आता था, फंडिंग हमारे पास थी नहीं, कंपनी फेल्ड, कंपनी शट डाउन हुई और मूर्ति को फिर से जॉब में वापस जाना पड़ गया। और उन्होंने एक
पुणे में एक आईटी फर्म में जॉब करना शुरू कर दिया। लेकिन मन में वो एक ड्रीम था कि यार कुछ तो बड़ा करना, कुछ तो कमाल का करना है। पैसे नहीं थे। उनकी वाइफ से, सुधा मूर्ति जी से, उन्होंने 10,000 रुपये उधार लिए और एक कंपनी शुरू की। 6 और इंजीनियरिंग दोस्तों को बुलाया, साथ में कंपनी बनाने का काम शुरू कर दिया। और 1981 में उन लोगों ने मिलकर इन्फोसिस को रजिस्टर किया। पहले साल लॉस, दूसरे साल लॉस, तीसरे साल लॉस, और पहले 8 से 10 साल कंपनी के लिए स्ट्रगलिंग पीरियड जैसे रहे थे। वेरी वेरी टफ टाइम्स, राइट। और लेकिन मूर्ति का ड्रीम था और मूर्ति को अपने ड्रीम पे विश्वास था, एंड ही कंटिन्यूड। लेकिन उन 10 सालों के स्ट्रगलिंग पीरियड के बाद कंपनी ने ऐसा कमाल किया कि कभी मुड़ के नहीं देखा। आज ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया में इन्फोसिस इज वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेबल कंपनीज इन आईटी सेक्टर। एंड नारायण मूर्ति की पर्सनल वेल्थ, ऐसा किसी आंकड़े में मैंने पढ़ा कि अप्रैल 2022 में इट वाज अराउंड $4.4 बिलियन। एक इंटरव्यू में नारायण मूर्ति ने कहा कि मेरी ज़िंदगी में मैंने जो भी सीखा, मेरे तजुर्बे से मैं आपको बोल सकता हूँ, कामयाबी के लिए 4 चीज़ें ज़रूरी हैं। नंबर 1, ग्रोथ माइंडसेट। नंबर 2, लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस। नंबर 3, पावर ऑफ चांस इवेंट। आप तैयार रहिए, कभी ना कभी आपको एक कमाल का अवसर मिलेगा। एंड नंबर 4, सेल्फ रिफ्लेक्शन, एनालिसिस करते रहिए, क्या सही हो रहा है, क्या सही नहीं हो रहा है। इन 4 चीज़ों को फॉलो किया, ही बिल्ट हिज इन्फोसिस, एंड आई एम श्योर यू विल ऑल्सो बिल्ड योर ड्रीम बिजनेस एम्पायर। 5वें बिजनेस ओनर जिनकी हम आज बात करने वाले हैं, उनका नाम है सुनील भारती मित्तल। सुनील भारती मित्तल भारती ग्रुप के चेयरमैन हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। एयरटेल बिलोंग्स टू भारती ग्रुप, तो वर्ल्ड की वन ऑफ द लार्जेस्ट और इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट टेलीकॉम कंपनी एयरटेल के ओनर है सुनील भारती मित्तल। बहुत सारे कंट्रीज में उनका काम है, बिजनेसेस हैं, और आज वो हिंदुस्तान के 12वें सबसे अमीर इंसान है। नेटवर्थ इज $14.8 बिलियन। 18 साल की उम्र थी उनकी जब उन्होंने साइकिल के लिए क्रैंकशाफ्ट बनाने का अपना बिजनेस किया। 3 साल काम किया, उन्होंने 2 और प्लांट लगा लिए। पहले प्लांट से शुरू किया, फिर दूसरा प्लांट, फिर तीसरा प्लांट। कुछ कठिनाइयाँ आई, बिजनेसेस ठीक से नहीं चले। उनके ड्रीम्स बहुत बड़े थे, आगे बढ़ना चाहते थे, इसके लिए उन्होंने मुंबई मूव करने का निर्णय ले लिया और लगातार बढ़ते चले गए। 1980 में ही एस्टैब्लिश भारती ओवरसीज ट्रेडिंग कंपनी, जिससे वो जनरेटर्स इंपोर्ट करके हिंदुस्तान में लेके आया करते थे। सुजुकी मोटर से वो जनरेटर्स इंपोर्ट किया करते थे। सरकार ने अचानक से बैन लगा लिया। कल तक आपका बिजनेस कमाल का चल रहा है, अचानक से एक बैन आया, सरकार का सर्कुलर इशू हुआ, सुबह अखबार में खबर आती है आप हिंदुस्तान में जनरेटर इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। तो एक इंसान जो करोड़ों का बिजनेस रोज किया करता था, वो रातों रात ही बिकेम जॉबलेस बिकॉज बिजनेस इज नो मोर देयर। एक के बाद एक फेलियर होते चले गए, एंड ही स्टार्टेड मूविंग फ्रॉम वन बिजनेस टू अनदर। आफ्टर दैट मित्तल स्टार्टेड असेंबलिंग पुश बटन फोन्स, और इंडिया में उन्होंने पुश बटन फोन्स को मैन्युफैक्चर करना शुरू किया। फिर फैक्स मशीन बनाने पे आ गए, फिर कोडलेस फोन्स पे आ गए। लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट दे स्टार्टेड मेकिंग, एंड ही वाज द फर्स्ट इंडियन एंटरप्रेन्योर जिसको टेलीकॉम इंडस्ट्री की पावर का पता चला। 1995 में ही लॉन्च भारती टेलीकॉम लिमिटेड और एयरटेल की शुरुआत की गई, और फिर भारती बन गया, एयरटेल बन गया हिंदुस्तान की पहली टेलीकॉम कंपनी जिसके 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स थे। और वो काम बढ़ता चला गया, सिलसिला बढ़ता चला गया, और आज एयरटेल कहाँ है वो आप जानते हैं। सुनील भारती मित्तल से जो एक चीज़ आप सीख सकते हैं वो बहुत सरल है, बदलाव होंगे, आप बदलाव से लड़िए मत, बदलाव के साथ बदलिए। जिस समय जो करना उचित था वो किया, उसके बाद अगला कुछ आया उसमें हाथ डाला, उसके बाद कुछ बड़ा आया उसमें कुछ हाथ डाला। एक बार टेलीकॉम में आ गए 1995 में, आज एक अच्छी इंडस्ट्री मिल गई, उसमें आ गए और उसमें लगातार बढ़ते चले गए। जब 4G आया तो 4G किया, जब 3G आया तो 3G किया, 5G की बातें होने लगी तो उसके हिसाब से बदलाव किया। अगर आप बदलाव के साथ बदलते रहेंगे, कभी कभी आपको शायद बिजनेसेस बदलने पड़ सकते हैं, कभी कभी उसी बिजनेस में काम करने का तरीका आपको बदलना पड़ सकता है, बट इफ यू आर चेंजिंग यू विल सक्सीड। तो ये थे हिंदुस्तान के 5 एंटरप्रेन्योर्स जिन्होंने बहुत सारे फेलियर्स का सामना किया और जिंदगी में आज अपने लिए कमाल का मुकाम हासिल किया। यकीन मानिएगा, अगर ये लोग कई हजार और कई लाख करोड़ का बिजनेस एम्पायर बना सकते हैं, आप ज़रूर जिस भी मिशन से निकले हैं उसे पूरा कर सकते हैं। उम्मीद मत छोड़िएगा, लगे रहिएगा। मैं और मेरी पूरी टीम आपके साथ है, कायनात आपके साथ है। वी हैव वन ड्रीम, वी वांट टू सी यू एट द टॉप। चमकते रहिए, आसमान की ऊंचाइयां छू लीजिए। लव यू गाइस।